जिनके बारे में मुझे नहीं पता कि वो कभी सोते भी हैं, सोते में भी जागते रहते हैं और जाग कर के भी संघर्ष करते रहते हैं। हमारे एक साथी हैं, उस साथी का नाम है कॉमरेड शैलेंद्र शैली, जो लगातार कहीं भी किसी भी मोर्चे पर शहर के किसी भी कोने में हमेशा नजर आते हैं। मैं उनको बहुत आदर के साथ आमंत्रित करता हूं, श्री शैलेंद्र शैली। कॉमरेड्स, साथियों, सबसे पहले तो मैं इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए आप सभी को क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं और इन तीनों पुस्तकों के लेखक कॉमरेड दक्षचंद प्रजापति जी को लाल सलाम कहता हूं। कॉमरेड दक्षचंद प्रजापति को लाल सलाम। बहुत सारी बातें इन तीनों पुस्तकों को लेकर कहने की हैं। मैं 4-5 रोज से इन तीनों किताबों को पढ़ रहा हूं। इन तीनों पुस्तकों के मैंने नोट्स भी लिए हैं। जब ये ध्यान आया कि ये प्रोग्राम किस तारीख को किया जा रहा है, तो लगा ये कितना अच्छा संयोग है कि इन तीनों पुस्तकों के लिए 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस से बेहतर दिन कौन सा हो सकता था। तो मानव अधिकार दिवस के दिन इन तीनों पुस्तकों का लोकार्पण होना दरअसल इन पुस्तकों के लक्ष्य को भी रेखांकित करता है। मनुष्य के रूप में जीवन जीने का हक उसको हासिल हो सके, ये मानव अधिकार है। और इन तीनों पुस्तकों का लक्ष्य भी अंततः वही है कि बेहतर शोषण मुक्त दुनिया की स्थापना करना। मैं जब किसी भी पुस्तक को पढ़ता हूँ, किसी कहानी, किसी कविता को पढ़ता हूँ, तो उसको पढ़ने से पहले, पढ़ते समय और पढ़ने के बाद ये जानने समझने की कोशिश करता हूँ कि इसके रचनाकार के जीवन का लक्ष्य क्या है, इसकी प्रतिबद्धताएं क्या हैं, इसकी पक्षधरता क्या है। तो इन पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते के साथ ही कॉमरेड दक्षचंद प्रजापति के लिए जो हमारा सम्मान है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम एक प्रतिबद्ध कॉमरेड, एक ऐसा साथी जो शोषण मुक्त दुनिया की स्थापना के महान लक्ष्य के लिए जीवन के कई मोर्चों पे एक साथ संघर्ष कर रहा है। वो मेहनत भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, मैदानी संघर्ष, धरना प्रदर्शन, आंदोलन भी कर रहा है और लिख भी रहा है। तो संघर्ष करते हुए जो भाषा हासिल की जाती है वो इन पुस्तकों की भाषा है। मैक्सिम गोर्की ने अपने जीवन के विश्वविद्यालय में जिन तत्वों, जिन बातों को रेखांकित किया था, तो उन्हीं जीवन संघर्षों के विश्वविद्यालयों से कॉमरेड दक्षचंद प्रजापति ने अपनी भाषा को हासिल किया है। और ये भाषा हासिल करना बहुत बड़ी बात है। ये जीवन के संघर्ष और जीवन के रेशे रेशे को झांक कर देखने की कोशिश के बिना ये भाषा हासिल की ही नहीं जा सकती। कई बार जब हम मुक्तिबोध की कविताएं पढ़ते हैं, महान गजानन माधव मुक्तिबोध की, तो उन कविताओं को पढ़ते पढ़ते, लंबी लंबी कविताओं को पढ़ते पढ़ते ये बात महसूस होती है कि एक लंबी कविता के ही कई पार्ट हैं। तो कॉमरेड दक्षचंद प्रजापति की पुस्तकों को पढ़ते हुए हमको ये महसूस होता है कि एक जो गंभीर अंतर्धारा है, ये उस अंतर्धारा के कई पड़ाव हैं जो आइडियोलॉजी को भी देखती है, संगठन को भी देखती है और विचारधाराओं के जो इतने सारे पक्ष हैं, उन पक्षों में श्रेष्ठता क्या है, किस विचारधारा की श्रेष्ठता है, किस विचारधारा के दम पे इस दुनिया को शोषण मुक्त करने का हम एक महान स्वप्न देख सकते हैं। किस विचारधारा के दम पे संसार में पहले भी कई क्रांतियां हुई हैं और हमको आने वाले समय में भारत में और दुनिया में जिस क्रांति की आवश्यकता है
उसकी शुरुआत कैसे हो सकती है, इसका एक सपना जो कॉमरेड जगचंद प्रजापति ने हम सब लोगों के साथ देखा है, उस सपने में वो हम सबको सहभागी बनाते हैं इन पुस्तकों के माध्यम से। बहुत गंभीरता के साथ हमारे समय के वर्तमान को, भविष्य की संभावनाओं को वो देखते हैं और इतिहास की और महत्वपूर्ण घटनाक्रम की वो एक वैज्ञानिक समझ के साथ, तर्कपूर्ण विचार के साथ उसकी पड़ताल करते हैं सीधी सहज भाषा में। ये इन पुस्तकों की खासियत है। मैं कुछ घटनाओं का उल्लेख कर, मतलब इन खास तौर पर जो वैचारिक एकता का आधार जो पुस्तक है, यूं तो जो तीनों पुस्तकें हैं, विचारधाराएं, संगठन, वैचारिक एकता का आधार, इन तीनों पुस्तकों में वो एक गंभीरता की एक अंतर्धारा अपने वैचारिक पक्ष के साथ जो चलती जाती है, उसका अपना एक विशेष महत्व है। लेकिन जिन घटनाओं के माध्यम से, जो कहते हैं ना कि एक वैद्य जो है वो मरीज की नब्ज को कहाँ से पकड़ के उसके रोग और रोग के इलाज की पड़ताल करता है, तो एक वैद्य के रूप में कॉमरेड जगचंद प्रजापति जिस तरह से पड़ताल करते हैं, तो उन पड़ताल के बिंदुओं को मैं रेखांकित करना चाहता हूँ कि वो दुनिया की तमाम क्रांतियों के इतिहास को रेखांकित करते हैं। वो भारत के स्वाधीनता आंदोलन के विभिन्न अध्यायों का उल्लेख करते हैं और वो क्रांतियों के डेवलपमेंट के, यानी उन क्रांतियों को मानव जातियों और मानव सामाजिक चेतना के विकास के रूप में जिस तरह से उनकी समानताओं को रेखांकित करते हैं कॉमरेड जगचंद प्रजापति, ये महत्वपूर्ण बात है। चीन की क्रांति हो, सोवियत क्रांति हो, फ्रांस की क्रांति हो, क्यूबा की क्रांति हो, तो इन सब क्रांतियों का जो इतिहास है, उस इतिहास में एक बात जो रेखांकित हुई है कि वैज्ञानिक समझ विकसित होती गई है, प्रगतिशील मूल प्रोग्रेसिव वैल्यूज और बेहतर ढंग से सामने आए हैं। इस दुनिया को शोषण मुक्त बनाने का जो सपना है और वो और ज़्यादा मजबूत हुआ है। पूंजीवादी फासीवादी ताकतों के प्रतिरोध करने की जो ताकत है, जो समझ है, और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मजबूती के साथ सामने आई है कॉमरेड जगचंद प्रजापति जी ने। इस बात को बहुत समझदारी के साथ और अपने जीवन संघर्षों से हासिल भाषा के माध्यम से उसको बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। कॉमरेड प्रजापति ने जब वो आइडियोलॉजी की बात करते हैं, जब वो चिंतन और दर्शन की बात करते हैं, तो वो इतिहास की पड़ताल करते हैं, माइथोलॉजी की पड़ताल मतलब करते हैं। और एक जो सच्चा कम्युनिस्ट, जो एक मार्क्सवादी चिंतक होता है कि वो बीते हुए कल को, इतिहास को और माइथोलॉजी को भी उनकी मानव जाति के विकास की चेतना के परिदृश्य में उसको वो देखता है। वो तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर उनका मूल्यांकन और विश्लेषण करता है। तो इस समझदारी को कॉमरेड जगचंद प्रजापति ने भी बहुत गंभीरता के साथ रेखांकित किया है। जब सन 1914 के बाद इस दुनिया में फासीवाद का संकट गहराता गया, उस समय से को देख के जिस तरह से उस परिदृश्य का जिस तरह से कॉमरेड प्रजापति ने विश्लेषण किया है, वो खासतौर पर भारत के संदर्भों में, कि जहां एक तरफ फासीवादी ताकतों का संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में स्थापित होता है और उसी समय से कुछ पहले और उसके बाद इस देश में ट्रेड यूनियन मूवमेंट को एक वैज्ञानिक समझ के साथ एक रूप मिलता है कि 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना होती है। वो भारत में
कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना के परिदृश्य का भी उल्लेख कर सकते हैं। इस बात को लेके जो मतभेद हैं, उस मतभेद को भी थोड़ा सा वो छू लेते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहीं बाहर हुई थी या 1925 में हुई। तो मैं समझता हूँ कि जिन मुद्दों पे मतभेद है, उन मतभेदों को हमको, ठीक है, जो व्यक्ति समझता है समझे, उसको बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो बहस का मुख्य मुद्दा इस समय फासीवाद से संघर्ष करना है, फासीवाद का मुकाबला करना है। तो फासीवाद के खतरे को जिस तरह से कॉमरेड प्रजापति ने रेखांकित किया, और जब वो विचारधाराओं का तुलनात्मक अध्ययन जब कॉमरेड प्रजापति करते हैं, तो जो मैं कुछ पीसेस का, संक्षिप्त पीसेस का मैं पाठ करना चाहूँगा, जो एक है पुस्तक वैचारिक एकता का आधार। तो उसमें पेज नंबर 11 पे वो जिस तरह से भौतिकतावादी दर्शन और भाववादी दर्शन का जो एक तुलनात्मक विश्लेषण करके सामने प्रस्तुत करते हैं, मैं एक छोटा सा पीस है, मैं उसका पाठ करना चाहूँगा। इसके बाद एक पीस और छोटा सा मैं सुनाऊंगा, क्योंकि पुस्तक में क्या है हमको ये भी तो थोड़ा संक्षिप्त रूप में कहना चाहिए कि वो तर्क संगत विचार और वैज्ञानिक समझ के साथ इतिहास और विचारधाराओं का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण कॉमरेड प्रजापति ने किया है कि कार्ल मार्क्स के दर्शन में समाजवादी व्यवस्था जो है वो सामूहिक उत्पादन और सामूहिक उपभोग का रास्ता दिखाती है, निजी स्वामित्व को खत्म करती है, सामूहिक स्वामित्व को सुनिश्चित करती है। भौतिकतावादी दर्शन मनुष्य के जीवन जीने की पद्धति में सभी तरह से बराबरी सुनिश्चित करता है। ये भौतिकतावादी दर्शन की खासियत और महत्व को रेखांकित उन्होंने किया है। भौतिकतावादी दर्शन मनुष्य के जीवन को के हर पहलू को स्पष्ट करता है, जबकि भाववादी जितने भी दर्शन हैं, ये सब जीवन जीने के संसाधनों की बात ही नहीं करते, बल्कि ज्ञान की धारा उल्टी धारा में बहाते हैं कि संसार मिथ्या है, जग मिथ्या है, माया मिथ्या, ये तरह तरह की बातें करते हैं। यही पुस्तक के पेज नंबर 104 का जो एक छोटा सा पीस है, जो इनकी भाषा को भी रेखांकित करता है कि किस तरह से कॉमरेड हमारा सहज भाषा में कितनी गूढ़ और गंभीर बातों को सहजता से व्यक्त कर देते हैं। पेज नंबर 104 पे कि भौतिकतावादी दर्शन जाति धर्म के नाम पर फैली ऊंच नीच को खत्म करता है। ये संकट का समय, फासीवाद के संकट का समय, जबकि भारत प्रतिगामी प्रवृत्तियों और सांप्रदायिक राजनीति और नफरत की राजनीति के घनघोर माया जाल में चक्कर में फंस गया है, उस समय ये बातें हमको सावधान भी करती हैं, हमारी चेतना के विकास में अपना योगदान भी देती हैं कि भौतिकतावादी दर्शन जाति धर्म के नाम पर फैली ऊंच नीच को खत्म करता है, मनुष्य को मनुष्य के रूप में स्थापित करता है, सामूहिक उत्पादन, सामूहिक उपभोग, सामूहिक स्वामित्व, सामूहिक एकता जैसे विचार को पैदा करता है। इसलिए ये आम जनता का दर्शन है। भौतिकतावादी दर्शन आम जनता का दर्शन है। ये झूठ और असत्य को खारिज करता है, सत्य को स्थापित करता है, जबकि भाववादी दर्शन के डर और लालच को दिमाग से निकाल फाड़ फेंकता है और हम में भाववादी दर्शन के खिलाफ एक आत्मसंघर्ष पैदा करने का साहस भी पैदा करता है। एक बात याद आती है कि सोवियत संघ की क्रांति के बाद किसी ने महान क्रांतिकारी सोवियत क्रांति के नायक लेनिन से पूछा कि आजकल आप क्या कर रहे हैं। तो लेनिन ने कहा कि मैं एक बेहतर कम्युनिस्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक कम्युनिस्ट बहुत सारे काम करने के बाद भी और बेहतर कम्युनिस्ट बनने की कोशिश हर पल
करता है कि मैं किस तरह से अपने व्यक्तिवाद से मुक्त हो सकता हूँ, किस तरह से और मैं डी क्लास हो सकता हूँ, किस तरह से मैं संकुचित राष्ट्रवाद, जातिवाद, धर्मांधता, वर्ण व्यवस्था के तामझाम से मुक्त होकर एक बेहतर इंसान, एक बेहतर कम्युनिस्ट होने के रास्ते पे आगे बढ़ सकता हूँ। तो उस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए आत्मसंघर्ष की आवश्यकता होती है, आत्मसंघर्ष करने के साहस की आवश्यकता होती है। तो आत्मसंघर्ष करने के साहस के लिए, फासीवादी प्रतिगामी प्रवृत्तियों का प्रतिरोध करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिस चिंतन की आवश्यकता होती है, जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिन पुस्तकों की आवश्यकता होती है, जिस भाषा की आवश्यकता होती है, उसको कॉमरेड दक्षिण प्रजापति ने करके बताया है। ये काम हमारे समय का बहुत महत्वपूर्ण काम है। हमारी जो वैचारिक कार्यशालाएं होती हैं, उन कार्यशालाओं के लिए ये कॉमरेड दक्षिण प्रजापति की पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। यहाँ मैं एक दो बातें और रेखांकित करना चाहूँगा कि कॉमरेड दक्षिण जी एक कॉमरेड हैं। वो एक बेहतर कम्युनिस्ट बनने की कोशिश की दिशा में लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। ये संकट का समय, जबकि फासीवाद के गहराते संकट के समय में कम्युनिस्ट के सामने, कम्युनिस्ट पार्टियों के सामने चुनौतियां बढ़ती ही जा रही हैं। बार बार ये पूंजीवादी मीडिया प्रोपेगेंडा करता है कि अब तो कम्युनिस्ट हाशिए पे गए, अब तो कम्युनिस्ट कुछ कर ही नहीं सकते, अब कम्युनिस्टों की बात कौन पूछता है। लेकिन जो कहते थे कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो कम्युनिस्टों का वजूद किसी भी प्रतिकूल स्थिति में कायम रहेगा, क्योंकि फासीवाद और साम्राज्यवाद का विकल्प अंततः साम्यवाद ही है। एक बेहतर कम्युनिस्ट ही इस दुनिया को बेहतर बनाने का सपना देखता है। फासीवाद का सैद्धांतिक मुकाबला तो कम्युनिस्ट कर रहे हैं ही, राजनीतिक और रणनीतिक रूप से भी तमाम किस्म की पराजय झेलने के बावजूद अंततः उसका मुकाबला कम्युनिस्टों को ही करना है। एक पीस में इस तारतम्य में कॉमरेड प्रजापति ने पेज 90 पे जो इसमें किया है उल्लेख कि ये बात सही है कि कम्युनिस्ट पार्टियों में आपसे मतभेद वो एक तात्कालिक बात है। मार्क्सवादी चिंतन, लेनिन, चारवाक और भौतिकतावादी दर्शन का जो एक तार है, जो देश के सारे कम्युनिस्टों को आपस में बांध के रखता है, क्योंकि हम सब ने एक साझा स्वप्न देखा है इस दुनिया को बेहतर शोषण मुक्त बनाने का। इस बात को कॉमरेड प्रजापति ने भी रेखांकित किया है। तो आपसी मतभेदों के बाद भी कम्युनिस्ट पार्टियों का वजूद कभी खत्म नहीं हुआ। चुनावों में हार जीत होती रहती है, लेकिन जमीन पर कम्युनिस्टों की उपस्थिति कभी कम नहीं हुई। इसका कारण है विचारधारा के साथ चलना और वर्गीय समझ पे कायम रहना, वर्गीय समझ से नहीं हटना। मजदूरों, किसानों, गरीब, शोषित, पीड़ित जनता के लिए लड़ना, इस समझ को कभी भी कम्युनिस्टों ने नहीं छोड़ा। ये जो हमारी प्रतिबद्धता है, ये जो हमारी पक्षधरता है, ये हमारी ताकत है। हम लड़ेंगे, ठीक है, तात्कालिक रूप से पराजित हो रहे हैं, पराजित होने का समय बना हुआ है, लेकिन जीतना तो हमको ही है, क्योंकि फासीवाद से सिर्फ कम्युनिस्ट ही लड़ रहे हैं। फासीवाद से कम्युनिस्ट ही लड़ते जाएंगे और फासीवाद से अंततः कम्युनिस्ट ही जीतेंगे।
ये सपना, ये हमारी प्रतिबद्धता हमको ताकत देती है। और हमारे समय में हम सब लोग जो प्रतिरोध कर रहे हैं, उस प्रतिरोध में कॉमरेड जक्शन प्रजापति ने अपने रचनात्मक अवदान के माध्यम से एक और अध्याय जोड़ा है। हम सब इस संघर्ष में हम सब एकजुट हैं और हमें विश्वास है कि वो सुबह कभी तो आएगी। उस सुबह की उम्मीद और सपने के साथ मैं फिर एक बार कॉमरेड जक्शन प्रजापति को लाल सलाम कहता हूँ। कॉमरेड प्रजापति को लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे और जीतेंगे।